नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के प्रधान। बिहार के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल को आधुनिक बनाया जाए। अब ये मांग भी पूरी हो गई है। कल शाम मुझे पटना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। ये नया टर्मिनल अब 1 करोड़ यात्रियों को संभाल सकता है। यहां टूरिज्म और व्यापार दोनों को फायदा होगा। साथियों, बिहार में रेलवे की हालत भी अब तेजी से बदल रही है। आज बिहार में वर्ल्ड क्लास वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे लाइनों को डबल और ट्रिपल किया जा रहा है। छपरा, मुजफ्फरपुर, कटिहार जैसे इलाकों में काम तेजी से चल रहा है। और मैं तो एक ही बात आप सब लोगों से कहूंगा कि जो श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तो अभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब। अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आपने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। कटिहार जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताते चलें कि जहां एक मक्का व्यवसायी ने खुद ही फिल्मी स्टाइल में लूट की झूठी कहानी गढ़ी। मामला कोड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां धर्मेंद्र कुमार दास ने पुलिस को बताया कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसे हथियार दिखाकर 6 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीम का गठन किया और तफ्तीश शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल की पड़ताल और पूछताछ के बाद जब पुलिस को मामला संदिग्ध लगा तो धर्मेंद्र से सख्ती से पूछताछ की गई। जांच के दौरान धर्मेंद्र ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उस पर पहले से भारी कर्ज था और वह किसानों को भुगतान करने से बचना चाहता था, इसलिए उसने झूठी लूट की साजिश रची। कटिहार एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 6,10,000 रुपए, एक बैंक चेकबुक और एक मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। फिलहाल धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी व पांड्य विधायक कल्पना सोरेन के साथ सुबह ही रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ धाम पहुंचे। इस तीर्थ यात्रा पर सीएम और उनकी पत्नी के अलावा उनके दोनों बच्चे भी साथ नजर आए। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने अपने पूरे परिवार के साथ केदारनाथ धाम में सबसे पहले पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने झारखंड के विकास से लेकर राज्यवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की। इस तीर्थ यात्रा से जुड़ी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें सीएम के हाथ में कैमरा भी नजर आया। इससे प्रतीत होता है कि सीएम ने वहां की वादियों की खूबसूरती को
कैमरे में खुद से कैप्चर भी जरूर किया होगा। इसके अलावा बताते चले कि अगले महीने यानी ठीक 2 दिन बाद 1 जून की तारीख को सीएम हेमंत सोरेन अपने परिवार संग ये यात्रा पूरी कर रांची लौट आएंगे। तो वहीं इस तीर्थ यात्रा पर होने के कारण मुख्यमंत्री 30 मई यानी आज वित्त आयोग के साथ राजधानी रांची में होने वाली बड़ी बैठक में शामिल नहीं होंगे। इनकी गैरमौजूदगी में झारखंड सरकार का नेतृत्व वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर करेंगे। 16वें वित्त आयोग के सदस्य अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र पनगड़िया की अगुवाई में 12 सदस्यों टीम आयु के मार्ग से देवघर एयरपोर्ट पर आगमन हुआ। इस दौरान मौके पर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग के द्वारा पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया गया। साथ ही अध्यक्ष और सदस्यों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से टीम के सदस्य सीधे बाबा मंदिर पहुंचे और बाबा दरबार में माथा टेका। इसके बाद अध्यक्ष सहित सभी सदस्य स्थानीय परिसदन में जिप अध्यक्ष समग्र विकास को फीडबैक लिया गया। साथ ही लिखित मांग पत्र भी 16 वित्त आयोग की टीम को सौंपा गया। राजधानी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंप कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। गुरुवार को देर शाम हुए इस आयोजन में झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे 16वें वित्त आयोग से एक बड़ा आग्रह किया गया है। उन्होंने ये आग्रह करते हुए कहा कि झारखंड का हमारे देश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इसके बदले में झारखंड को विस्थापन, बीमारी और गरीबी ही मिलती है। मीडिया को संबोधित करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि ये तथ्य है कि देश में सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादक राज्य झारखंड है और देश की इकोनॉमी में भी सबसे ज़्यादा रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का सर्वाधिक राजस्व वाले 3 रेल डिवीजन में से 2 रेल मंडल धनबाद और चक्रधरपुर झारखंड के ही हैं। और 25% ही राज्य का व्यय इस ओर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, जो पूर्वोत्तर राज्यों में होता है, क्योंकि बार बार हम ठगे जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्व में जो हमारे राशि है 1,40,000 करोड़ रुपए, वो भी बार बार बोलने पर भी नहीं मिलता। हर चीज के लिए गुहार लगानी पड़ती। मैं इसलिए वित्त आयोग के जो माननीय सदस्यगण आए हैं उनके समक्ष ये आग्रह करते हैं कि आप मुक्त हृदय से और पूरी तरह से वास्तविक परिस्थिति का अंदाजा कर यह सुनिश्चित करवाएं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो और केंद्रीय योजनाओं में 75% केंद्रांश भारत सरकार का हो। राजधानी रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। बताते चलें कि आयोजन कर राजस्व पार्टी ने पैसा कानून से लेकर झरना कोड की मांग पर कांग्रेस और झामुमो से कड़वे सवाल किए। इस दौरान हाईकोर्ट के एक आदेश को लेकर भी सीएम हेमंत सोरेन से जवाब मांगा गया। दरअसल राज्य की सत्ता दलों पर निशाना साधते हुए आजसू पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत और झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो से पैसा और सरना कोड के मुद्दे पर सीधा सवाल उठाते हुए ये पूछा कि साल में मनमोहन सिंह की सरकार ने सरना कोड की मांग खारिज क्यों की थी। इस संबंध में अपनी स्थिति और रुख स्पष्ट करने को कहते हुए आजसू पार्टी ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए संयुक्त रूप से कहा कि मौजूदा सरकार पैसा कानून को पूरी तरह लागू करने से कतरा रही है। आजसू नेताओं का ये भी कहना है कि उनकी पार्टी हमेशा से आदिवासियों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही है। तो वहीं पार्टी नेताओं ने इस आयोजन में याद दिलाया कि साल 2012 में मनमोहन सिंह सरकार ने लोकसभा में सरना कोड की मांग को गृह मंत्रालय के जरिए व्यवहारिक बताते हुए खारिज कर दिया था।
बोकारो में हवाई उड़ान शुरू कराने को लेकर बोकारो की राजनीतिक फिर एक बार गर्मा गई है। शुरू कराने को लेकर जो पेंच है उस पर पूर्व विधायक ने मुखर होकर राज्य सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। विधायक ने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट को लेकर जो भी देरी हो रही है वह राज्य सरकार के स्तर से है। केंद्र सरकार के स्तर से जो काम होना था वह समय पर हो चुका है। अब जो जरूरी कदम उठाने हैं वह राज्य सरकार का दायित्व है, पर राज्य सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव है। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए अपनी चिंता जाहिर की और यह भी कह दिया कि हवाई अड्डा से हवाई परिचालन हर हाल में शुरू होगा। किसी की औकात नहीं कि वह हवाई अड्डे और हवाई उड़ान को ब्रेक लगा दे। उन्होंने कहा कि जो अड़चन है उसे दूर करने के लिए वे लगातार अभियान चलाएंगे और इसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो फिर से आंदोलन खड़ा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर जिले में आयोजित सुशासन शिविर में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 29 मई से 12 जून तक चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 110 पक्के मकानों की चाबियां हितग्राहियों को सौंपी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह अभियान वैज्ञानिक सहयोग और अनुसंधानों को खेतों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अभियान में केंद्र सरकार के वैज्ञानिक राज्य के वैज्ञानिकों के साथ दल बनाकर कार्य करेंगे और आने वाले दिनों में राज्य के 13 लाख से अधिक किसानों से संपर्क किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कृषि वैज्ञानिक और शोधकर्ता प्रयोगशाला से निकलकर खेतों तक जाकर किसानों को उन्नत और संतुलित कृषि की जानकारी देंगे और किसानों से सुझाव भी लेंगे। मुख्यमंत्री ने सुशासन शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश के हर गरीब के पास पक्का मकान होना चाहिए। इसी दिशा में राज्य सरकार ने अब तक 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की है, जिनमें अधिकांश का निर्माण पूरा हो गया है और शेष निर्माणाधीन है। आवास प्लस योजना में भी पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 70 लाख से अधिक बहनों के खातों में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1000 अंतरित किए जा रहे हैं। जिनके नाम अब तक नहीं जुड़े हैं उन्हें भी शीघ्र जोड़ा जाएगा। दंतेवाड़े में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। बताते चलें छत्तीसगढ़ के जंगल जमीन खनिज संसाधनों को बचाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में 26 से 29 मई 2025 को किरंदुल से दंतेवाड़ा तक 40 किलोमीटर की न्याय पदयात्रा दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट घेराव के साथ संपन्न हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भारत भाजपा सरकार की आने के बाद छत्तीसगढ़ के संसाधनों को निजी हाथों में सौंपने का काम हुआ है। अवैध खनन के कई मामले सामने आ रहे हैं और इस प्रकार से भविष्य में भी कई मामले होने की आशंका है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने 4 दिन की पदयात्रा निकाली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ को एक बार फिर कॉरपोरेट घरानों का चारागाह बना दिया है। बस्तर की 4 बड़ी लोहा अयस्क खदानें निजी पूंजीपतियों को, इसमें से 2 खदानें बेलाडीहा 1A और बेलाडीहा 1B के खदानें आर्सेलर मित्तल को 50 साल के लिए लीज पर दे दिया। रायपुर में आबकारी टीम जिला रायपुर द्वारा छापेमार कार्रवाई कर आरोपी लीलाधर प्रसाद डहरिया के रिहायशी मकान से 136 नग देशी मदरा मसाला शोले कुल मात्रा में 24.48 लीटर मदरा जब्त की गई। आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की खोजबीन कर गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी गढ़ टेक बहादुर कुर्रे, स्वाति चौरसिया एवं आबकारी उपनिरीक्षक प्रकाश देशमुख के नेतृत्व में की गई है।
दक्षिण वन मंडल कोंडागांव के अंतर्गत वन परिक्षेत्र मर्दापाल के ग्राम ढोलमांदरी के सागौन प्लांट के कई पेड़ रोड के किनारे सूखे पड़े हैं और उन्हें दीमक चाट रहे हैं और विभाग के बड़े अधिकारी वर्षों से सूखे पेड़ों की कटाई की योजना नहीं बनाई जा रही है। यदि समय रहते इन पेड़ों की कटाई की जाए तो निश्चित ही शासन को लाखों रुपए का राजस्व मिल पाएगा, मगर रेंज अधिकारी किसी तरह से कोई प्रस्ताव बनाकर शासन को अवगत नहीं कराए जा रहे। इस तरह से ये सूखे पेड़ खड़े रहे तो वह दूर नहीं जब एक दिन दीमक चाटकर जमीन पर गिरा देंगे। धमतरी जिले से हर साल 3 से 4 बच्चे टॉप 10 में जगह बनाते थे, लेकिन इस बार जिले में कक्षा 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा का परिणाम निराशाजनक आया है। पूरे प्रदेश में धमतरी जिले का कक्षा 10वीं में 24वां और 12वीं के रिजल्ट में 21वां स्थान आया है, जिसको लेकर अब समीक्षा शुरू हो गई है। वहीं संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग ने धमतरी के बालक स्कूल में जिले के सभी प्राचार्यों की बैठक लेकर रिजल्ट को लेकर समीक्षा की और 50% से कम रिजल्ट आने वाले प्राचार्य का एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया है। इसके साथ ही जैसे विषय में रिजल्ट 50% से नीचे हो उसके शिक्षक का भी एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया गया है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। चालक शिक्षा संभाग रायपुर सम्माननीय राकेश पांडे जी द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा को लेकर समस्त प्राचार्यों की समीक्षा बैठक रखा गया था, जिसमें 50% से बिलो रिजल्ट प्राप्त करने वाले प्राचार्यों का एक वेतन वृद्धि रोकने के लिए आदेशित किया गया है और जिन सब्जेक्ट के टीचर का भी 50% से बिलो है उनको भी एक वेतन वृद्धि रोकने का प्रावधान रखने को कहा गया है। तो उसकी हम लिस्ट बनाएंगे और तत्पश्चात लिस्टिंग के बाद संयुक्त संचालक को हम भेजेंगे। बालोद पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए एक टीचर बरखा वाशनिक हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा किया है। दरअसल बरखा वाशनिक की रोड एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई बल्कि उसकी हत्या की गई थी। हत्या करने की कोई बड़ी वजह नहीं है, बल्कि आरोपी पति नशे का आदी था और आपसी पारिवारिक मतभेद ही है और आपसी मतभेद के कारण ही विद्युत विभाग में पदस्थ सहायक इंजीनियर शिषपाल वाशनिक ने अपनी पत्नी टीचर बरखा वाशनिक की निर्मम हत्या कर दी। हत्याकांड को अंजाम देने वाले शिषपाल वाशनिक ने अपने सहयोगी कयामुद्दीन को 60,000 रुपए भी दिए थे। पुलिस ने 2 महीने से अधिक समय तक जांच के बाद आखिरकार हत्यारा पति और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।